Hello everyone, मेरा नाम अभिनव है and I have been selected as an AFO in PNB this year. Hope you guys have watched my podcast earlier on this channel. तो उसमें हमने विमल सर के साथ बाकी सारी चीज़ें डिस्कस की हैं और आज की इस वीडियो में हम कंप्लीट स्ट्रैटेजी देखेंगे कि कैसे मैंने तीनों सेक्शन को अप्रोच किया था अपने एग्जाम के टाइम और कैसे एग्जाम हॉल में आप टाइम मैनेज कर सकते हैं और कैसे मैक्सिमम स्कोर कर सकते हैं प्रीलिम्स में और अपना सिलेक्शन सिक्योर कर सकते हैं। अगर आप इस साल अपेयर करने जा रहे हैं तो आप इस वीडियो को पूरा देखें और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जो पहली चीज हम ये देखने जा रहे हैं कि सिलेबस में मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स कौन कौन से हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि प्रीलिम्स का सिलेबस 3 पार्ट में डिवाइडेड है, जो कि है एक पार्ट रीजनिंग का है, एक पार्ट क्वांट का है और एक पार्ट है इंग्लिश का। तो मैंने क्या किया है कि सभी पार्ट्स के सिलेबस को ग्रुप वाइज डिवाइड कर दिया है फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग। हम यह देखेंगे कि रीजनिंग में कौन कौन से चैप्टर्स हैं और कौन कौन से चैप्टर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और किसको किस तरीके से आप प्रिपेयर कर सकते हैं। सबसे पहला जो है वो मिसलेनियस चैप्टर्स, जिसमें इनइक्वालिटीज, ऑर्डर एंड रैंकिंग, फिर आता है ब्लड रिलेशन, देन कोडिंग डिकोडिंग, सिलॉक्स। ये वैसे चैप्टर हैं जो सभी के प्रिपेयर होते हैं और ये काफ़ी इजी हैं प्रिपेयर करने के लिए और एग्जाम में इससे काफ़ी इजी क्वेश्चंस आते हैं। अगर आप चाहें तो इनको आराम से प्रिपेयर कर सकते हैं और इसमें आप 100% एक्यूरेसी मेंटेन कर सकते हैं एग्जाम में। नेक्स्ट जो सेक्शन है वो है हमारा पजल एंड सीटिंग अरेंजमेंट का। पजल और सीटिंग अरेंजमेंट का ऐसा सीन है कि किसी का ये स्ट्रांग होता है और किसी बच्चों का ये वीक होता है। अगर तो ये आपका स्ट्रांग पोर्शन है तो काफ़ी बढ़िया है, आप बस प्रैक्टिस करें और ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें और मॉक्स दें। बट अगर को आपका ये वीक है तो आप क्या कर सकते हैं, आप पहले कॉन्सेप्ट्स को पढ़ें, थ्योरी क्लासेस करें, कॉन्सेप्ट्स को ब्रशअप करें अपने। नेक्स्ट है कि आप अप्रोच को सीखें कि आप किस तरीके से अलग अलग टाइप्स के जो पजल है उसको अप्रोच कर सकते हैं, कौन सा तरीका आपको सूट करता है। एक पजल को अप्रोच करने के काफ़ी तरीके हो सकते हैं और कौन सा आपको सूट करता है ये आपको हर एक तरीके के अप्रोच को देखकर, सुनकर और प्रैक्टिस करके पता चलेगा। जो अप्रोच आपके लिए सूटेबल है उसको सीखने के बाद उस पर आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे आपके लिए टाइम मैनेज करना उतना आसान हो जाएगा और उसके बाद आपके लिए पजल और सीटिंग अरेंजमेंट सॉल्व करना उतना ही ईजी हो जाएगा। और जो लास्ट सेक्शन मैंने बनाया वो है इनपुट आउटपुट एंड क्रिटिकल रीजनिंग का। ये ऐसा चैप्टर है जिसको बच्चे नहीं देखते हैं। मैक्सिमम मैंने अपनी तैयारी के टाइम यह देखा था कि मैक्सिमम बच्चे इसको छोड़कर चलते हैं, क्योंकि इससे एक तो लेंथी क्वेश्चन आते हैं और बच्चे ज़्यादा पढ़ना नहीं चाहते एग्जाम टाइम में। उनको लगता है कि ये टाइम वेस्ट होता है इससे। पर अगर आप मेरी माने तो ये इजी टॉपिक है, इससे नंबर आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। इनपुट आउटपुट आपको ऐसे चूज करना है एग्जाम में, अगर आपके लिए देखकर पता कर पाना आसान हो रहा है कि मतलब अगर पेपर में जो इनपुट आउटपुट का क्वेश्चन है अगर वो आपके लिए इजी लग रहा है देखकर कि 5-7 स्टेप में सॉल्व हो सकता है तो आप उसके लिए जाओ। बट अगर इनपुट आउटपुट का क्वेश्चन लेंथी है तो फिर आपके लिए वो कोई मतलब नहीं बनता, आप उसको छोड़ सकते हो। लास्ट है क्रिटिकल रीजनिंग। अगर क्रिटिकल रीजनिंग आपको देखा जाए ये काफी इजी टॉपिक है, लोग इसको लेंथी पढ़ा देते हैं। अगर आपके कॉन्सेप्ट्स ब्रश्ड अप हैं तो आप इसको अप्रोच कर सकते हैं और स्कोर कर सकते हैं एग्जाम में। नेक्स्ट सेक्शन हम देखते हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के लिए। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में पहला सेक्शन में हम ये देखेंगे कि नंबर सिस्टम, सिंप्लीफिकेशन और क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसे चैप्टर्स आते हैं। अगर एग्जाम में आपके इससे क्वेश्चंस आ रहे हैं तो इसको आप फ्री मार्क्स समझें। और आईबीपीएस एएफओ के पेपर में यह देखा गया है कि हर साल 5 से 10 क्वेश्चन इस चैप्टर से, इन तीनों चैप्टर से मिलाकर आते ही हैं। तो 5 से 10 क्वेश्चन आपके लिए फ्री मार्क्स हैं। नेक्स्ट है जो अरिथमेटिक का जो पोर्शन है उसमें मैंने 2 सेक्शंस बनाए हैं। जो पहला है वो इजी सेक्शन है और जो सेकंड है ये मॉडरेट कहेंगे, आप इसको हार्ड नहीं कहेंगे, इसको आप मॉडरेट कह सकते हैं। और ये सेक्शन इजी है। तो इजी सेक्शन सबके प्रिपेयर्ड होते हैं जिसमें सब स्कोर करते हैं, तो आप इसमें गलती करना अफोर्ड नहीं कर सकते। बट सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट एंड लॉस का ये सीन है कि इससे क्वेश्चन 2 तरीके के आते हैं। एक तो 1 लाइनर इजी क्वेश्चन आ जाता है जो फॉर्मूला बेस्ड हो सकता है, 1 लाइनर, 2 लाइनर या फॉर्मूला बेस्ड। और सेकंड जो
इसका हार्ड या आप मॉडरेट कह सकते हो, वो ऐसा सीन है उसका कि उसको डेटा सफिशिएंसी के अंदर इंटीग्रेट कर देते हैं। तो अगर डेटा सफिशिएंसी आपका स्ट्रॉन्ग पोर्शन है, अगर आपके पास टाइम एग्जाम हॉल में बच जा रहा है, तो आप डेटा सफिशिएंसी की ओर जा सकते हैं। कभी-कभी क्या होता है कि डेटा सफिशिएंसी काफ़ी ईज़ी होता है कोई क्वेश्चन, बस आपको देखने की ज़रूरत होती है और उसका आंसर आपको पता होता है। तो इसके लिए हमें इसे पढ़ना ज़रूरी है, इसे हम छोड़ नहीं सकते। और लास्ट है डेटा इंटरप्रिटेशन। डेटा इंटरप्रिटेशन आपका स्पीड मैथ और अरिथमेटिक जितना स्ट्रांग होगा, डेटा डेटा इंटरप्रिटेशन वाला सेक्शन आपके लिए उतना ईज़ी होगा। और एग्ज़ाम में 3 से 4 डेटा इंटरप्रिटेशन हम हर साल देखते हैं। लास्ट सेक्शन है इंग्लिश। इंग्लिश को मैंने रीडिंग और ग्रामर 2 पार्ट में डिवाइड कर रखा है। रीडिंग में आपके रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, क्लोज टेस्ट, फ्रेज रिप्लेसमेंट एंड पैराजम्बल आते हैं, और ग्रामर के लिए आपको देखना है एरर डिटेक्शन। तो इसके बारे में हम आगे डिटेल में बात करेंगे। अब देखते हैं कि क्वांट को किस तरीके से आप अप्रोच कर सकते हैं एग्जाम हॉल में, या फिर अपने प्रिपरेशन के टाइम आप इसको कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। क्वांट में क्या है कि आप मैंने जो सेक्शंस बताए हैं उसके हिसाब से अगर आप चलेंगे तो सबसे पहले आपको अपने कॉन्सेप्ट्स को ब्रश अप करना होगा, और जो भी आप पढ़ते हैं उसका एक नोट प्रिपेयर करना होगा आपको। हर एक तरह के सवाल के नोट्स आपके पास अगर होंगे तो आपके लिए प्रैक्टिस करना उतना ही आसान होगा। अगर आप किसी एक तरीके के सवाल में फंसते हैं तो आप बैक बैक जाकर आप देख सकते हैं कि मेरे नोट्स में किस तरीके का क्या सीन बना हुआ था, किस तरह के क्वेश्चन को किस तरीके से मैंने अप्रोच किया है, और फिर आप आगे बना सकते हैं। मैथ्स स्टार्ट करने से पहले आपने एक चीज का नाम सुना होगा, स्पीड मैथ्स। स्पीड मैथ्स में आप अगर देखें तो वो स्क्वायर्स और उनके रूट्स, क्यूब्स और उनके रूट्स, सारे एडिशन, सब्सट्रैक्शन, डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन किस तरीके से करते हैं और किस तरीके से आप फास्ट कर सकते हैं अपने कैलकुलेशन को, ये बताया जाता है। तो आपका स्पीड मैथ्स काफ़ी स्ट्रांग होना चाहिए। आपके लिए टेबल्स उतने ही ज़रूरी हैं जितना बाकी का पोर्शन है क्वांट का। आपके लिए टेबल्स आपको 25 तक मगअप होने ही चाहिए मिनिमम। और अगर आपके पास 25 तक याद है आपको, तो फिर आप आगे एक्सटेंड कर सकते हैं 30 तक, उससे ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट है, आपने कॉन्सेप्ट ब्रशअप कर लिए तो आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। आप क्वेश्चन प्रैक्टिस जितना ज़्यादा करोगे उतना ज़्यादा आपके लिए ईज़ी हो जाएगा एग्जाम में क्वेश्चंस को सॉल्व करना, और ये डिटेक्ट करना कि कौन सा क्वेश्चन कम टाइम में बनाया जा सकता है और कौन सा क्वेश्चन लेंथी है। और प्रैक्टिस करने से ही आपके पास स्पीड पे कमांड आ सकता है। अगर आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे और जितना कैलकुलेशन आपका स्ट्रांग होगा, आप टाइम वहीं पे बचा सकते हो। तो जितना ज़्यादा आप स्पीड मैथ्स को स्ट्रांग रखोगे और जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, आपके लिए टाइम मैनेज करना उतना ही आसान हो जाएगा। अगर प्रैक्टिस करते टाइम अगर आपके पास कोई नया क्वेश्चन आता है, किसी नए कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन आता है, तो आप उसको ज़रूर नोट डाउन करें अपने कॉपी में। इस तरीके से क्या होगा कि अगर आपने कोई नए कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन को अपने नोटबुक में कॉपी किया है या नोट डाउन किया है, तो आगे आने वाले सभी क्वेश्चंस जो उस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड हैं आपके लिए आसान हो जाएंगे। आपको एग्जाम में उस तरीके के क्वेश्चन को फेस करने के लिए डिफिकल्टी नहीं होगी। आप आसानी से उस क्वेश्चन को फेस कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे रीजनिंग सेक्शन के लिए। रीजनिंग सेक्शन में भी आपको सबसे पहले अपने कॉन्सेप्ट्स को ब्रश अप करना है, और जो कॉन्सेप्ट्स आपने सीखे हैं उस पर डेली आपको रेगुलर प्रैक्टिस करना है। अगर आपका पजल और सीटिंग अरेंजमेंट का गेम वीक है तो आप 10 पजल और सीटिंग अरेंजमेंट डेली प्रैक्टिस करो। इसका कोई और तरीका नहीं है कि आपका पजल और सीटिंग अरेंजमेंट पे किस तरीके से कमांड आ सकता है। प्रैक्टिस इज द की। आप जितना प्रैक्टिस करोगे पजल को, और जितना सीटिंग अरेंजमेंट को, और जितने टाइप के आपको क्वेश्चंस मिलेंगे आगे, उतना आसान हो जाएगा आपके लिए पेपर में क्वेश्चंस को आइडेंटिफाई करना कि कौन से पजल डुएबल है और कौन से नहीं, कौन से पजल में कम टाइम लगेगा और कौन से पजल में ज्यादा। बच्चे हमेशा इस चीज में फंस जाते हैं कि उन्होंने गलत पजल पिक कर लिया, 2-3 ट्राई में उनका हुआ नहीं, टाइम अलग वेस्ट हो गया और कॉन्फिडेंस अलग डाउन हो गया, तो वो आगे के पजल्स भी नहीं कर पाते हैं। और अगर किसी ने इजी पजल पिक कर लिया तो उसके लिए 5 नंबर रखे हुए हैं। आपको 100% एक्यूरेसी मेंटेन करनी पड़ेगी, जो मिसलेनियस पोर्शन जो मैंने बताया है पहले उसमें, क्योंकि बच्चे इसमें अक्सर गलती नहीं करते हैं। अगर आप इसमें गलती कर रहे हैं तो आपके चांसेस बहुत कम हो जाते हैं सिलेक्शन के।
आप कट ऑफ के नियर स्कोर करके आप सिक्योर नहीं हो सकते हो अपने सिलेक्शन को लेकर। अगर आपको पता होगा कि आपने प्रीलिम्स में अच्छा स्कोर किया है और आपके अच्छे स्कोर आने वाले हैं, तभी आप मेंस के लिए बढ़िया से पढ़ पाओगे। अगर आप कट ऑफ के आसपास स्कोर करके चल रहे हो, तो आपके मन में हमेशा ये आशंका बनी रहेगी कि आप सेलेक्ट हो गए या नहीं, और जिस वजह से आपके मेंस के प्रिपरेशन के ऊपर इफेक्ट आएगा। नेक्स्ट ये है कि आप क्रिटिकल रीजनिंग को कभी इग्नोर नहीं कर सकते। क्रिटिकल रीजनिंग एक ऐसा पोर्शन है जो आपको एक एक्स्ट्रा एज देगी अपने प्रिपरेशन में और एग्जाम हॉल में। क्रिटिकल रीजनिंग को बच्चे छोड़ देते हैं लेंथी समझ के, बट आप यकीन मानो ये ऐसा पोर्शन, अगर आपने एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया क्रिटिकल रीजनिंग के, तो आपको ये पढ़ने के बाद, क्वेश्चंस पढ़ने के बाद आपको आंसर मालूम होंगे अपने माइंड में, और आप तुरंत कर सकते हो। मिनट भर में आप 2 क्वेश्चंस लगा सकते हो इसके। तो आपको क्रिटिकल रीजनिंग कभी नहीं छोड़ना है, क्रिटिकल रीजनिंग आपको करना है। अगर आप चाहते हैं कि क्रिटिकल रीजनिंग की क्लासेस आए इस चैनल पे, तो आप कमेंट में लिखकर बताएं। हम ट्राई करेंगे कि क्रिटिकल रीजनिंग की क्लासेस लाए जाए आपके लिए। नेक्स्ट हम देखेंगे कि इंग्लिश के लिए क्या अप्रोच होना चाहिए। जैसा आप सभी को पता है कि इंग्लिश में 2 तरीके के पोर्शन होता है, एक रीडिंग का पोर्शन होता है और एक ग्रामर का। रीडिंग पोर्शन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपको मैगजीन्स या फिर न्यूज़पेपर आपको पढ़ना ही होगा। जितना ज़्यादा आपका रीडिंग एबिलिटी स्ट्रॉन्ग होगा, आप उतना जल्दी स्कोर कर सकते हो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को पढ़ के और उसको सॉल्व करके। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन 2 आते हैं, सबको पता है 2, 20 क्वेश्चंस और 10 मार्क्स। अगर को आपने इसमें 14 क्वेश्चंस भी कर लिए, तो आपके 7 मार्क्स बनते हैं, और 7 मार्क्स तो इंग्लिश का कट ऑफ भी नहीं जाता जनरली कभी। अगर 3 सेक्शन में आपके 2 सेक्शन स्ट्रॉन्ग हैं, तो आपको इंग्लिश में कट ऑफ क्लियर करना होगा। ओवरऑल कट ऑफ को अचीव करने के लिए। और आपके पास अगर रीडिंग एबिलिटी स्ट्रॉन्ग है आपकी, तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और क्लोज टेस्ट, पैराजंबल, इन तीनों से ही आप कर सकते हैं। आपको ग्रामर पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बट हम क्योंकि देख रहे हैं कंप्लीट स्ट्रेटेजी, तो हम शेयर करेंगे आपसे कि किस तरीके से आप ग्रामर और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन दोनों को देख सकते हैं। रीडिंग के लिए आपको न्यूज़पेपर और मैगजीन्स देखना ही होगा, आपकी वोकैबुलरी और रीडिंग एबिलिटी को बढ़ाने के लिए। आप जितना जल्दी रीड करके आप समझ पाओगे, किसी भी पैराग्राफ को इंटरप्रेट कर पाओगे कि किस तरीके से क्या कहना चाह रहा है पैराग्राफ और क्या उसका जिस्ट है, उतना जल्दी आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे, उतनी ज्यादा आपकी वोकैबुलरी स्ट्रांग होगी। ग्रामर के लिए क्या है कि अननेसेसरी आपको रूल्स मदद नहीं करने हैं। जितना मैंने देखा है कि एएफओ में जो ग्रामर आता है ना, वो इंटुइशन का गेम होता है, ज्यादा रूल्स का गेम कम होता है। अगर आपको इंटुइशन डेवलप करना है, तो आपको अपनी रीडिंग एबिलिटी स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी। जितना ज्यादा आप न्यूज़पेपर पढ़ोगे, जितना ज्यादा मैगजीन पढ़ोगे, उतना ज्यादा आपको यह पता चलेगा कि सेंटेंस का स्ट्रक्चर किस तरीके का है। कौन सा सेंटेंस के स्ट्रक्चर को देखने के बाद ही आपको पता चल जाए कि यह सेंटेंस गलत है, सही है, किस तरीके का है। तो आपको अननेसेसरी रूल मगअप नहीं करने हैं। ज्यादा रूल्स आप एग्जाम टाइम पे माइंड में नहीं ला पाओगे। और जितना भी ग्रामर का पोर्शन है, आप उसको एक बार जरूर देखो, प्रैक्टिस जरूर करो, अननेसेसरीली रूल्स मत मगअप करो। और प्रैक्टिस के लिए क्या है कि आप 1 से 2 आरसी रोज प्रैक्टिस कर सकते हो। 1 से 2 आरसी आप रोज प्रैक्टिस करो। क्लोज टेस्ट 1-2 आप रोज प्रैक्टिस करो। आधे घंटे का टाइम लगेगा, आप रोज प्रैक्टिस कर सकते हो इसको। नेक्स्ट हम ये देखेंगे कि आप टाइम मैनेज कैसे कर सकते हो। अगर तो आप बिगिनर हो, तो आपको सबसे पहले अपने प्रीलिम्स को देखना है। आप शुरू के 3-4 महीने प्रीलिम्स को दो कंप्लीटली। इसमें क्या करना है आपको, कॉन्सेप्ट कंप्लीटली ब्रशअप करना है आपको। आपने सारे चैप्टर्स के कॉन्सेप्ट देखे, सारे चैप्टर्स की क्लास किए, थोड़े थोड़े प्रैक्टिस करते रहे, तो आपका एक बार को अगर सिलेबस खत्म हो जाता है, तो आप फिर मेंस के लिए स्टार्ट कर सकते हो प्रीलिम्स के लिए प्रैक्टिस करते हुए। मेंस को आप 60% टाइम दो और प्रीलिम्स के क्वेश्चन प्रैक्टिस को आप 40% टाइम दो। आप एक दिन में प्रीलिम्स के 2 सब्जेक्ट करो और मेंस को रोज पढ़ो है। और
अगर आपको 50-50% टाइम देना है तो आप अपने नीड के हिसाब से देख सकते हो। पर अगर आपने प्रिपरेशन काफ़ी पहले स्टार्ट करी है, अगर आप पहला अटेम्प्ट में क्लियर नहीं हो और आप दूसरा अटेम्प्ट देने को जा रहे हो, तो आप प्रीलिम्स और मेंस दोनों को साथ में लेकर चलो। आप अपने नीड के अकॉर्डिंग 60-40, 70-30 या 50-50 में टाइम को डिवाइड कर सकते हो, ठीक है? और टाइम मैनेज करने का सबसे बेस्ट तरीका है मॉक्स लगाना। आप जितना ज़्यादा मॉक लगाओगे, उतना ज़्यादा आपके लिए टाइम मैनेज करना आसान हो जाएगा। आपको एग्ज़ाम एनवायरनमेंट की आदत पड़ जाएगी मॉक्स लगाते-लगाते। और मॉक लगाने के लिए कई साइट है, आप एग्रो अकेडमी के ऊपर मॉक्स लगा सकते हो। अदर साइट जैसे ऑलीबोर्ड, टेस्ट बुक, प्रैक्टिस मॉक, इन सब के ऊपर आप मॉक लगाओ। मॉक जितना लगाओगे आप, उतना ज़्यादा टाइम मैनेज करने के आदी बनोगे, उतना ज़्यादा आप आसानी से टाइम मैनेज कर सकते हो एग्ज़ाम हॉल में और उतना ज़्यादा आपके लिए आसानी होगा। और सबसे बड़ी बात ये, जब भी आप एग्ज़ाम देने जाओगे, आपके अंदर का डर खत्म हो जाएगा मॉक्स देने से। नेक्स्ट है एग्ज़ाम हॉल की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए जब भी आप पेपर देने जाओ तो। सबसे पहले हम देखेंगे इंग्लिश के। इंग्लिश के लिए मेरा मानना है कि सबसे पहले आप आरसी अटेम्प्ट करो। 20 क्वेश्चंस हैं, 20 क्वेश्चन में अगर आप 14-15 कर देते हो सही, आप आप ये ट्राई करो कि आप 100% एक्यूरेसी के साथ जाओ। अननेसेसरी क्वेश्चन मत मार्क करो, नेगेटिव लेने से कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आपने 14-15 क्वेश्चन सही करे हैं, तो छोड़ दो फिर। आगे का नहीं आ रहा है, छोड़ दो। 14-15 क्वेश्चन में 7 साढ़े 7 मार्क्स काफ़ी होते हैं। फिर आप क्या करो, एरर करेक्शन करो। एरर करेक्शन क्या है कि ग्रामर के रूल्स माइंड में घुमाने में टाइम लगता है। आप उसको हड़बड़ी में लास्ट में नहीं कर सकते, गलत कर दोगे। तो आरसी करने के बाद आप एरर करेक्शन करो। आपसे जितना एरर करेक्शन हो पा रहा है उतना आप कर दो, ग्रामर पोर्शन करो, फिर आ जाओ क्लोज टेस्ट पे। देन आप करो पैराजम्बल। पैराजम्बल अगर ईज़ी है तो आपसे तुरंत हो जाएगा। अगर हार्ड है और आपको लग रहा है कि आप गलत कर दोगे, तो फिर आप उसको मत ट्राई करो। बेटर है कि आप आरसी, एरर करेक्शन और क्रॉस टेस्ट, इन सबको इतना स्ट्रॉन्ग कर लो कि पैराजम्बल करने की जरूरत ना पड़े पेपर में। क्वांट के लिए हम ये देखेंगे कि सबसे पहले आपको अरिथमेटिक सेक्शन को कंप्लीट करना है। आप 100% एक्यूरेसी मेंटेन करो नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक इक्वेशन और सिंप्लीफिकेशन एंड अप्रोक्सीमेशन जैसे चैप्टर्स में। उसके बाद आप अरिथमेटिक पोर्शंस पे जाओ, जैसे कि जो मैंने बताए, जो इजी और मॉडरेट सेक्शंस मैंने बताए उस हिसाब से। अगर कोई मॉडरेट सेक्शन से हार्ड क्वेश्चन आता है, डेटा सफिशिएंसी में इंटीग्रेट किया हुआ प्रॉफिट एंड लॉस या सिंपल एंड इंटरेस्ट से क्वेश्चन आ रहा है, तो फिर आप उसको छोड़ सकते हो। आपके पास अगर लास्ट में टाइम बचता है तो फिर आप उसको देखना, और डीआई लास्ट में देखना है फिर हमको। इसके बाद डीआई में आप हमेशा याद करो, मैटर ये करता है कि आप किस तरीके से सॉल्व करते हो, रेदर देन कि आप कितना ज्यादा सॉल्व कर पा रहे हो। अगर आप यह देखो कि 3 डीआई है और तीनों डीआई में 5 क्वेश्चंस होंगे, ऑलराइट? तो 5 क्वेश्चंस में से अगर आप 2 से 3 क्वेश्चन हर एक डीआई में आइडेंटिफाई कर लो कि ये इजी क्वेश्चन है और वो इजी क्वेश्चन होगा ही, तो आप उस 2-3 क्वेश्चंस को करके हर एक डीआई के आप आगे बढ़ सकते हो। 2 या 3 क्वेश्चन आप अगर हर एक डीआई से करते हो तो आपके 6 या 9 क्वेश्चंस बन जाएंगे, जो कि काफी होता है। आप एक डीआई को पूरा कंप्लीट सॉल्व करने के बजाय 3 इजी क्वेश्चंस या 2 इजी क्वेश्चंस आप उसमें से सॉल्व करो, फिर आगे बढ़ो। इस तरीके का स्ट्रेटजी आप मेंटेन कर सकते हो। नेक्स्ट है रीजनिंग। रीजनिंग में आप सबसे पहले मिसलेनियस क्वेश्चंस को सॉल्व करो। उसमें 100% एक्यूरेसी मेंटेन करो आप, जैसे सिलोगिज्म, इनइक्वालिटी, ऑर्डिनल रैंकिंग, डिस्टेंस डायरेक्शन, इन सब चीज में। उसके बाद आप पजल्स और सीटिंग अरेंजमेंट को अटेम्प्ट करो। आप एक बार देख लो कि कितने पजल्स हैं और कौन-कौन से पजल्स हैं। आपको ये, आपकी जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस रहेगी आपके पास, आप एग्जाम में उतना जल्दी डिटेक्ट कर पाओगे कौन सा पजल मेरे लिए डुएबल है। और पजल पिक करना इज द की। आपने अगर इजी पजल पिक कर लिया तो आपके लिए 5 नंबर रखे हैं। आपने अगर मॉडरेट या हार्ड पजल पिक कर लिया, आपके 5 नंबर गए। और ये भी चांस है कि आप पांचों के 5 गलत कर दो और आपके नेगेटिव मार्किंग हो जाए। लास्ट में अगर मेरे पास टाइम बचता है तो फिर मैं इनपुट और आउटपुट या फिर क्रिटिकल रीजनिंग को देने के लिए रिकमेंड करूंगा। क्रिटिकल रीजनिंग आप जरूर 2 से 3 बनाएं। क्रिटिकल रीजनिंग में बहुत इजी क्वेश्चंस आते हैं,
बस आपको अपने कॉन्सेप्ट्स को ब्रश अप करने का ज़रूरत है, आप उसको करें और आप सॉल्व कर पाएँगे। नेक्स्ट है, अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं क्वेश्चन, तो आप हमसे टेलीग्राम चैनल पे जॉइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और नाम है AFO प्रीलिम्स 247 बाय एग्रो अकेडमी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में।